ठीक है। अब जितने लोग आ चुके हैं वहीं से अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में आप लोगों का जो इंटरेस्ट आया है पिछले कुछ समय से, अगर आप लोगों ने एक्सचेंज का या सेबी का डेटा चेक किया होगा, अभी पिछले समय में जो मार्केट पार्टिसिपेशन आ रहा है वो ऑप्शन ट्रेडिंग में लगभग 80 to 85% मार्केट पार्टिसिपेशन है। ऑप्शन ट्रेडिंग में ओनली लोग बाग इक्विटी को छोड़ चुके हैं मार्केट में। मात्र 10 से 15% का पार्टिसिपेशन है इक्विटी ट्रेडर्स का, और रिमेनिंग आपका ऑलमोस्ट 80 to 85% पार्टिसिपेशन आ रहा है ऑप्शंस में। ऑप्शंस में ट्रेड करने के कुछ रीजंस भी हैं। पहली चीज, उसमें वॉलेटिलिटी अच्छी है, वॉल्यूम बहुत बढ़िया है। ठीक है। वॉलेटिलिटी और वॉल्यूम आपके फेवर में भी आ सकते हैं और आपके अगेंस्ट में भी जा सकते हैं। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। वॉलेटिलिटी एंड वॉल्यूम, ये दोनों ही चीज आपके फेवर में कैसे हैं, आपने अगर कई बार फोकस किया होगा तो आपको रेट में डिफरेंस दिखता है। बाय एंड आस्क क्वांटिटी आपको जो दिखती है, बिड एंड आस्क क्वांटिटी आपको दिखती है जो, उसमें कुछ डिफरेंस दिखते हैं। एक तरफ मान लीजिए कि 250 का रेट है तो एक तरफ 250 दिख रहा होगा, एक तरफ 250.50 दिख रहा होगा। तो ये वो जो डिफरेंस है ना, वो आपको वॉल्यूम एंड वॉलेटिलिटी प्रॉपर होने की वजह से कम मिलेगी। तो आप बहुत पैसे टू पैसे, एक एक सिंगल पैसे पे आप बेच सकते हैं। बैंक निफ्टी का टिक साइज जो है 0.5 है, निफ्टी का शायद 0.5 है, 0.1 है। तो मतलब 5 पैसे और 10 पैसे के डिफरेंस में अपने पोजीशन सेल आउट कर सकते हैं। कई कई बार आपने देखा होगा स्टॉक ऑप्शन या स्टॉक के केस में, जिसमें वॉलेटिलिटी कम रहती है, 2-2 रुपए 5-5 रुपए तक का डिफरेंस आता है। तो ये एक बेनिफिट है ऑप्शन ट्रेडिंग का, और यही कई बार दिक्कत भी देखा जाता है क्योंकि वॉलेटिलिटी इतनी हाई है कि बहुत जल्दी मोमेंटम चेंज हो जाते हैं। तो ऑप्शन में ट्रेड करने का बेनिफिट क्या है, अगर आप प्रॉपरली चीजों को समझ रहे हैं, आप सही जगह पे एंट्री ले रहे हैं, तो आप उस वॉलेटिलिटी का बेनिफिट लेके बहुत ही कम टाइम ड्यूरेशन में एक छोटा प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं। लेस टाइम स्मॉल प्रॉफिट। ऑप्शन में हमेशा एक चीज देखने वाली चीज ये है कि टाइम कम कंज्यूम करना है और प्रॉफिट कम ही रखना है। ऐसा नहीं सोचना है कि ऑप्शन में मैं बड़ा प्रॉफिट करूं। जब भी आप एक ऑप्शन में बड़ा प्रॉफिट के लिए जाएंगे आपको दिक्कत वहां पे आके चालू होगी, है ना। लेकिन ऑप्शन में अगर हम टाइम पीरियड को छोटा रखें और प्रॉफिट को भी छोटा कंसीडर करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। इसको चीज को हम कैसे समझ सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे एक ये जो 6th पॉइंट यहाँ पे है, इंट्रिंसिक एंड टाइम वैल्यू, इसको सबसे पहले कवर अप करना चाहूंगा ऑप्शन के केस में। ऐसा अगर जैसे आपने इस चीज को अगर समझ जाओगे तो आपको कुछ चीजें बिल्कुल भी क्लियर हो जाएंगी। वो क्या है, आपने एक चीज देखी होगी, मैं ऑप्शन का एक बिड और आस्क निकाल देता हूँ यहाँ पे। एक सेकेंड। टर्मिनल विंडो दिख रही है सभी को? यहाँ पे टर्मिनल विंडो मैंने स्क्रीन शेयर किया है, सभी को दिख रहा होगा। जी। अभी यहाँ पे मैं जैसे रेट है 44,890, मतलब मैं एक इन द मनी पकड़ लेता हूँ, एक आउट ऑफ द मनी पकड़ लेता हूँ। ये स्क्रिप्ट में हटा देता हूँ यहाँ से। अब मैं एक ऑप्शन का आपका लगाता हूँ। एक लगा लिया मैंने, किसका, बैंक निफ्टी का, कौन सा, 44,500। एक इन द मनी लगा लिया और एक मैं आउट ऑफ द मनी लगा देता हूँ, 45,200। ठीक है। अब इस दोनों में एक जानने वाली चीज क्या है, वो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू का डिफरेंस क्या होता है और क्यों मैं ऑप्शन में इस चीज को आपको एक्सप्लेन अभी करना चाह रहा हूँ। आपने एक चीज तो नोटिस करी होगी शायद, कि जिस दिन थर्सडे की जब क्लोजिंग होती है एक्सपायरी के टाइम पे,
सपोज करिए 4500 मार्केट क्लोजिंग होती है एक्सपायरी पर, ठीक है। आपने गौर किया होगा 44900 का सीई का प्राइस क्या होता है, कोई बता सकता है? कमेंट में जल्दी, प्राइस क्या होगा क्लोजिंग के समय पर? 45,000 की क्लोजिंग है एंड 44,900 का सीई का रेट क्या होता है? 42, 20 to 40, एक आंसर। और भी लोग रिस्पॉन्ड करें जल्दी, आगे बढ़ते हैं फिर। মেশিনের দাম 35 to 40 मीन्स आप लोगों के अकॉर्डिंग 40-50 के आसपास का रेट रहता है? नहीं, आपको मैं यहाँ पे एक तो आप लोग को जानना जरूरी है कि जब थर्सडे क्लोजिंग अगर 45,000 पे हो रहा है, तो 44,900 का जो सीई की क्लोजिंग होगी वो 100 ही होगी। 100 ना सही, 90 to 100 ही होगा। मीन्स एज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन स्ट्राइक एंड स्पॉट, ठीक है। और वही चीज 45,100 का सीई का क्या रहेगा? 0। ये तो सभी को पता है कि यहाँ पे इसका वैल्यू बचा क्यों है अपने पास, क्योंकि ये क्या है, आईटीएम में है, इन द मनी। और ये 0 क्यों हुआ है? क्योंकि ये ओटीएम है, आउट ऑफ द मनी, ठीक है। इतना तो सभी को क्लियर है। तो यहाँ पे अब हमें ये पता है कि क्लोजिंग डे पे ये जो रेट ऑलमोस्ट इसके डिफरेंस के बराबर होगा। डिफरेंस कैसे? 44 45,000 माइनस 44,900, ये आता है 100। ये इक्वली होना चाहिए था, यही प्रीमियम आपको बचने वाली थी। तो बाकी के दिनों में, यानी कि आज के दिन में या कल के दिन में, जो मैंने यहाँ पे स्क्रीन में लगाया है 44,500 का कॉल, मार्केट रेट 44,900 ले लेते हैं यहाँ पे। 44,900 की क्लोजिंग, जिसमें से 44,500 का अगर हम कॉल देख रहे हैं, ये डिफरेंस कितना आता है? 400 ऑलमोस्ट। ये जो 80 पॉइंट आपका एक्स्ट्रा दिख रहा है ना, यानी कि प्रीमियम वैल्यू 480 माइनस 400, ये जो 80 पॉइंट्स हैं, यही आपकी प्रीमियम की क्या कहलाती है? इंट्रेंसिक वैल्यू। और यही मेजर चीज है जो मैं नॉर्मली आप लोगों को बोलता हूँ कि आउट ऑफ द मनी में ट्रेड कम करो और इन द मनी में कम ज्यादा करो, क्योंकि ये इंट्रेंसिक वैल्यू का जो डिफरेंस है ना, ये एक्चुअली आपको प्रॉफिट देने के लिए, मतलब आप समझ रहे हो कि ये एक तो प्रीमियम, हमें ये पता है कि इन द मनी में जैसे ही जाएंगे तो प्रीमियम के मार्केट के अकॉर्डिंग प्रीमियम चेंज होगा। जिस तरीके से मार्केट मूव करेगा वैसे ही आपकी प्रीमियम चेंज होगा, ज्यादा तेजी से होगा, ये हमें पता है। कितनी तेजी से होगा उसके लिए डेल्टा कैलकुलेशन है। लेकिन उसमें भी ये 80 पॉइंट और इसका रेशियो भी एक्स्ट्रा चेंज होगा, इसलिए हमें इन द मनी एज कंपेयर टू ओटीएम आउट ऑफ द मनी क्या ज्यादा प्रॉफिट देगा। और वही चीज आउट ऑफ द मनी में क्या दिक्कत आती है? आउट ऑफ द मनी में एक चीज आता है टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू कैसे? अभी देखो, ये क्या है, 44,900 से 45,200 में जाना है। डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, 45,200 माइनस 44,900, डिफरेंस कितना हुआ? 300। लेकिन प्रीमियम कितना मिल रहा है हमें? 120। यहाँ पे आप समझ रहे थे, यहाँ पे क्या हो रहा था? डिफरेंस प्लस, डिफरेंस प्लस में क्या आ रहा था? इंट्रेंसिक वैल्यू। ये आई भी नहीं है, शॉर्ट में लिखा है इंट्रेंसिक वैल्यू प्लस में आ रहा था। और यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे हो रहा है डिफरेंस
माइनस टाइम वैल्यू। ये एक प्रॉब्लम है इन द मनी में और आउट ऑफ द मनी की। इन द मनी में आपको प्रीमियम जो मिलेगा वो डिफरेंस प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू मिलेगा, इसलिए प्रीमियम बड़ी मिलती है। यहाँ पे ओटीएम में प्रीमियम छोटा होने का मतलब है वो होता है डिफरेंस माइनस टाइम वैल्यू, इसलिए यहाँ पे प्रीमियम छोटी मिलती है। और आपको ये भी पता है कि हमारे पास एक्सपायरी के लिए मैक्सिमम 5 दिन होते हैं हफ्ते के। 5 दिन में जो आपका टाइम वैल्यू है वो कंटिन्यूअसली क्या होता है, डेप्रिसिएट होता है, यानी कि कम होता जाता है। लेकिन इंट्रेंसिक वैल्यू कम नहीं होती जाती ना, इंट्रेंसिक वैल्यू क्लोजिंग तक चलती है। सिर्फ क्लोजिंग के समय पे वो अपनी वैल्यू को ओवर इक्वल कर देता है प्रीमियम के साथ। वो घटता नहीं है ना समय के, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे ये इंट्रेंसिक वैल्यू माइनस नहीं होती है, लेकिन टाइम वैल्यू इंक्रीज होती है। तो ये प्रॉब्लम है कि इन द मनी में प्रॉफिट आने का आसानी से, आउट ऑफ द मनी में देरी से। तो इसीलिए जो अपन बात कर रहे थे कि ऑप्शन बाइंग क्या क्या है, टाइम कम और प्रॉफिट कम। आप इन द मनी में ट्रेड करिए, सही जगह पे एंट्री करिए, आप अपना स्मॉल प्रॉफिट लेके निकल जाइए। वहां पे हमें रुकना नहीं है कि आप वहां पे इंतजार कर रहे हैं कि बड़ा प्रॉफिट हमें आएगा तो हम इंतजार करेंगे। अब यहाँ पे इस चीज को एक्सप्लेन करने का प्रोस्पेक्टिव एक ही ये भी है कि बायर वर्सेस सेलर की प्रोस्पेक्ट में हमें समझना है ये चीज कि वो कैसे काम करता है। जनरली आप में से मोस्ट ऑफ द पर्संस क्या है, सिर्फ ऑप्शन बाइंग करते हैं। अभी मैं देख पा रहा हूँ जो जो लोग जुड़े हुए हैं, इनमें से 2 या 3 लोगों के अलावा किसी ने भी ऑप्शन सेलिंग आज तक नहीं करी। जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ उनकी बात कर रहा हूँ। जो अभी आप लोग जो जुड़े हुए हैं इनमें से 2-3 लोगों को मैं जानता हूँ कि जिन्होंने मेरे साथ भी किया हुआ है, अलग से भी किया हुआ है। आप लोगों ने ऑप्शन, तो मोस्टली देखा जाए तो ऑप्शन बाइंग ज्यादातर लोग कर रहे हैं, सेलिंग कम कर रहे हैं। अब दो चीजें हैं आप लोगों का, एक चीज और क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, एक होते हैं स्कैल्पर और एक होता है ट्रेडर। दोनों ही चीजों में डिफरेंस है। स्कैल्पर और ट्रेडर में जो स्कैल्पर का बोला जाता है, जो थ्योरेटिकली बोलते हैं कि क्वांटिटी हाई, टाइम ड्यूरेशन लो, ये बोलते हैं स्कैल्पिंग में। तो इस जगह पे आप लोग ये चीज तो समझ जाते हैं कि क्वांटिटी हाई होता है स्कैल्पिंग में। इस चीज को आप लोग, बहुत लोगों ने बहुत अच्छे से समझा है। मैं डेली स्क्रीन पे देखता हूँ, 40-50 लोगों का ट्रेड वॉच करता हूँ, मेरे को समझ में आता है कि कौन बंदा कैसे काम कर रहा है। तो इस चीज को तो सभी लोगों ने समझ लिया कि क्वांटिटी हाई होती है, लेकिन टाइम ड्यूरेशन को लोग बाग इग्नोर कर देते हैं। तब मैं यहाँ पे आपकी चीजों को क्लियर कर दूं। ऑप्शन का जो चीज है, ऑप्शन की एक डेफिनेशन बनती है सर, आप लोगों को पता होगा ऑप्शन की एक डेफिनेशन है, ऑप्शन इज द इंस्ट्रूमेंट टू हैज। ऑप्शन तैयार करने वालों ने जब डेरिवेटिव सेगमेंट तैयार किया, इक्विटी से हटके मार्केट में आए कि अब अ मार्केट दैट डिपेंड्स ऑन द अंडरलाइंग असेट या अंडरलाइंग वैल्यू, कि दूसरी चीजों पे डिपेंड होके जो मार्केट बनता है उनको डेरिवेटिव मार्केट बोलते हैं, है ना। तो उसमें से ऑप्शन मार्केट को जो बोला गया है वो बोलते हैं कि ऑप्शन इज द इंस्ट्रूमेंट टू हैज। उसमें इन्होंने ना ही बाय के लिए बोला है और ना ही सेल के लिए बोला है। उन्होंने तो ये दोनों चीजें बोली ही नहीं। उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि ऑप्शन जो चीज होती है वो हैज करने के लिए, ना बाय करने के लिए ना सेल करने के लिए। लेकिन अभी के समय में ट्रेडर क्या कर रहा है, 98% ट्रेडर सिर्फ और सिर्फ या तो बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। तो वो चीज हमें अपने, आप लोगों को ध्यान रखनी है कि बाय और सेल करना सही बात है, लेकिन हेज को भी फोकस रखना है, क्योंकि ऑप्शन जितनी तेजी से पैसा बनाता है उतनी तेजी से पैसा गवा भी देते हैं। ठीक है, तो इस चीज पे फोकस रखना है कि आपको ट्रेड तो करना है लेकिन पैसा गवाना नहीं है, पैसा बचाना है। तो स्कैल्पिंग में क्वांटिटी हाई, ड्यूरेशन लो रखते हैं, तो आप इसमें एक काम करो, क्वांटिटी को हाई ना रख के क्वांटिटी को हम पकड़ लेते हैं एवरेज, जो मैं आपको सही बताना। क्वांटिटी को करते हैं एवरेज, टाइम ड्यूरेशन रखते हैं लो। एवरेज का मतलब अपने इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग जितना मैक्सिमम रिस्क आप ले सकते हैं उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी को मैनेज करना, कभी भी 100% वैल्यू का ट्रेड नहीं मारना है, ये हमेशा याद रखना है। तो
आप इस स्कैल्पिंग के इस मेथड को यूज करो, क्वांटिटी एवरेज एंड टाइम ड्यूरेशन लो। और ट्रेडर क्या होता है? ट्रेडर होता है एक्चुअली में जो कम से कम 2 से 3 आवर की मार्केट में ड्यूरेशन देता है। तो एक चीज तो आप सिंपल समझ लो कि ऑप्शन बायर हमेशा स्कैल्पर होता है, ऑप्शन सेलर ट्रेडर होता है। पहली चीज तो ये समझ लो। तो आइंदा से कोई भी ऑप्शन में जो ट्रेड करने के लिए आए हैं मार्केट में बाय करने, कभी ये मत बोलना मैं ऑप्शन ट्रेडर हूँ, क्योंकि आप में से 95% ऑप्शन बायर मार्केट में पोजीशन लेने के बाद 2-3 घंटे नहीं गुजारता है, सुबह की पोजीशन शाम को नहीं काटता है। वो सुबह की खरीदी आप 9-10 बजे पोजीशन खरीदोगे, आधे एक घंटे में पोजीशन काट दोगे। और मैक्सिमम लोग जो शाम तक होल्ड करते हैं उनमें से 95% लोग फिर लॉस लेके जाते हैं, क्योंकि शाम तक इंतजार मार्केट के मोमेंटम से नहीं होते हैं। शाम तक इंतजार आप लोग करते हैं होप में, उम्मीद में कि अब वो ऊपर आएगा। ठीक है। तो ये चीज हुआ कि आपको बाय, जो बाय कर रहे हैं वो स्कैल्पर हैं, और इसी मेथड को ही याद रखना है कि हमें लेके निकलना है, जितने जल्दी हो सके निकलना है। रिस्क हमें मार्केट को नहीं देके जाना है। और जो सेलर हैं वो क्या है? ट्रेडर हैं, क्योंकि वो जब तक 2-3 घंटे गुजारेंगे ही नहीं, टाइम वैल्यू को कम होने का मौका देंगे नहीं, पैसा बनेगा नहीं। और जब टाइम ज्यादा गुजरता है, और ये तो पूरी दुनिया को जग जाहिर मालूम है, जो मार्केट में ज्यादा टाइम स्पेंड करता है उसका प्रॉफिट ज्यादा होता है। तो अब आप समझ जाइए कि अपने पास स्कैल्पर जो सबसे छोटा टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहा है, तो ट्रेडर जो उससे बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहा है, तो ऑब्वियसली थोड़ा और पैसा कमा के जाएगा। फिर ट्रेडर से आगे फिर आते हैं स्विंग ट्रेडर, जो उससे थोड़ा और पैसा कमा के जाता है। स्विंग ट्रेडर से शॉर्ट टर्म ट्रेडर, जो उससे थोड़ा और पैसा कमा के जाते हैं। शॉर्ट टर्म से मिड टर्म ट्रेडर, जो उनसे थोड़ा और पैसा कमा के जाते हैं। मिड टर्म से लॉन्ग टर्म ट्रेडर। यहाँ पे ज्यादा पैसे कमाने का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पैसा स्केल पर 1 लाख कमा रहे हैं तो लॉन्ग टर्म 5 लाख कमा रहे हैं। पैसा ज्यादा कमाने का मतलब लॉस रेशियो से है कि आपकी ट्रेड में कितनी बार कौन लॉस बुक करता है। ठीक है। एक और चीज, हाँ चार्ट पे हम आ जाते हैं ऑलमोस्ट। अब बायर सेलर की चीजें क्लियर हो रही होंगी। बिड एंड आस्क प्राइस भी क्लियर। हाँ, बिड एंड आस्क प्राइस आज तो दिखेगा नहीं तो कोई मतलब नहीं बनेगा। बिड एंड आस्क प्राइस खाली है आज। अब अपन मेन इस पे आते हैं, इंडेक्स और फ्यूचर। अभी जो चीजें बताई वो ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल थी, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए थी कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो किस तरीके से करना है, मिस्टेक नहीं करना है, ये चीजें ध्यान रखना है। बायर सेलर का कॉन्सेप्ट भी ऑलमोस्ट क्लियर हो गया हो कि बायर मार्केट्स में क्या कमा रहा है और सेलर मार्केट में क्या कमा रहा है। अब मेजर चीज लेके आते हैं इंडेक्स और फ्यूचर, क्योंकि इस चीज को लेके बहुत लोगों को डाउट है कि हम जो चार्ट में चीजें देख रहे हैं वो हम इंडेक्स का देखें या फ्यूचर का देखें, इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। अब मैं कई बार ग्रुप में डाल देता हूँ इंडेक्स इंडेक्स की चीजें, कई बार डाल देता हूँ आपको फ्यूचर की चीजें, तो कंफ्यूजन ये आता है कि आप लोग किस पे देख रहे हैं। तो पहली चीज तो ये, एक चीज ध्यान रखो, इंडेक्स रिप्रेजेंटेटिव प्रोडक्ट है, वो सिर्फ रिप्रेजेंट होती है चीजें, वहां पे आपका कोई वर्किंग नहीं है उसमें। लेकिन फ्यूचर में ट्रेड होता है। तो मेरा मानना ये है कि आप लोग फ्यूचर पे फोकस ज्यादा करें, क्योंकि वहां पे आपको ट्रेडेड वॉल्यूम भी दिखेगा, वैल्यू भी दिखेगा, और वॉल्यूम से रिलेटेड जो चीजें रहेंगी वो प्रॉपरली आपके लिए काम करके देंगी। जैसे एक डिफरेंस यहाँ पे देखो, फ्यूचर का जो रेट लगा हुआ है यहाँ पे आपको बिड एंड आस्क प्राइस दिख रही है, जो अभी मैं बात कर रहा था बिड एंड आस्क प्राइस। तो मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे 2 रेट दिख रहे हैं, एक ब्लू में एक रेड में। फटाफट चैट चैट बॉक्स में आके आंसर करना। इसमें से किस रेट पे खरीदा जाएगा, किस रेट पे बैंक निफ्टी बेचा जाएगा? फटाफट। अगर आपने बाय किया तो आपको 985 के रेट पे मिलेगा, या 969 के रेट पे मिलेगा खरीदने पे इंस्टेंटली, और अगर आप बेचने जाओगे तो 69 पे बिकेगा, 85 पे। फटाफट आंसर करें आप लोग चैट में। ब्लू पे बाय एंड रेड पे सेल, यानी कि 969 पे खरीदा जाएगा आपके अकॉर्डिंग, और 985 पे बेचा जाएगा। ठीक है, एक आंसर आया। चार 985 पर बाय।
विनय जी, सेम का मतलब नहीं समझ पाया, दो आंसर आ चुके हैं, दोनों में से आप किसके साथ हैं? जी सिन्हा जी बिल्कुल। 985 पर बाय धनंजय, 985 पर बाय। ठीक है, तो ऑलमोस्ट काफी लोगों को ये चीज क्लियर है कि जो बाइंग रेट है वो ये है। बाइंग रेट क्या है? 44,985 आपका बाइंग रेट है। अगर आप खरीदने के लिए रेट डालोगे तो इस रेट पे खरीदा जाएगा, मार्केट रेट पे। अगर आप मार्केट ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो ये खरीदा रेट होगा और इस रेट पर बेचा जाएगा। तो बिड और आस्क क्वांटिटी में हम बात करें तो ये जो डिफरेंस है, देखो फ्यूचर में लिक्विडिटी कम है। यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है? कम से कम 16, एग्जैक्टली 16 पॉइंट का डिफरेंस है। यानी आप यहाँ पे, जो हम लोग बोलते हैं ना कि ऑपरेटर अपना गेम खेल रहे हैं, मार्केट मूवर्स अपना गेम खेल रहे हैं, वो यहाँ खेलते हैं। वो खुद ही ऑर्डर प्लेस कर देंगे इधर भी और उधर भी, और छोटे रिटेल ट्रेडर्स को फंसा के ले जाएंगे, है ना? तो ये चीज है कि जो बाइंग होती है, बाइंग रेट होता है आस्क प्राइस, सेलिंग रेट होता है बिड प्राइस। आप अपने चार्ट में जब भी ओपन करेंगे मोबाइल में, एप्लीकेशन पे जब आप देखते हैं, ये मार्केट डेप्थ करके ओपन आता है, 5 रेट इधर देखते हैं, 5 रेट इधर देखते हैं। तो ये जो आस्क क्वांटिटी होती है ना, ये रेट होती है बाइंग की, और ये रेट होती है सेलिंग की, यहाँ पे जो दिखेगा। और टोटल क्वांटिटी, कई बार यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि जो टोटल क्वांटिटी दिख रही है वो खरीदने वाले लोग ज्यादा हैं तो बेचने वाले लोग ज्यादा हैं, या किस तरफ है, तो वॉल्यूम को कंसीडर नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज क्लियर रखना है कि जो आस्क में जो रेट आते हैं वो खरीदने की रेट होती है, इस तरफ जो रेट आते हैं वो बेचने की रेट होते हैं। इसका अगर आपको समझ में ना आए प्रॉपरली, तो एक कोई भी लो लिक्विड स्टॉक पकड़ लेना, उसमें बाइंग बिड लगा के देख लेना, आपकी बिड यहाँ पे दिख जाएगी कि आपने इस रेट पे बाइंग बिड लगाया है। आपको यहाँ पे दिखेगा, आप खरीदने के लिए रेट डालोगे ना, आपको यहाँ पे दिख जाएगा क्वांटिटी के साथ। आपको प्रॉपर, आप जब आप ऑर्डर यहाँ पे देखना सीख जाओगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप अपना बिड और आस्क की जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो गया है। ठीक है, तो वही चीज अपन वापस आते हैं कि इंडेक्स और फ्यूचर में क्या है। अगर हम मार्केट को देख रहे हैं, चार्ट आप देख रहे हो, तो मेरे हिसाब से फ्यूचर का देखो। फ्यूचर को देखने की कुछ चीजें बेनिफिट क्या है, आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि लोग बाग किस तरफ पोजीशन ज्यादा क्रिएट कर रहे हैं, एक तो यहाँ दिख जाएगा। दूसरा, अगर कोई भी वॉल्यूम रिलेटेड, जैसे मैंने लास्ट में वीवेब वाला इंडिकेटर यूज करना बताया था, तो मतलब वीवेब का मतलब क्या है, वैल्यू वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस चाहिए। मुझे वहां पे वॉल्यूम को प्रॉपरली रिप्रेजेंट करना है अपने चार्ट में। तो चूंकि इंडेक्स में तो ट्रेड ही नहीं हो रहा है ना, इस इंडेक्स में ट्रेड नहीं हो रहा है, तो वहां पे वॉल्यूम आएगा कैसे? वॉल्यूम तो इन फ्यूचर में आएगा। और इस वजह से कुछ एक जगह पे चार्ट में डिफरेंस भी दिखता है। मैं ये चीज भी आपको बता दूं कि उस वजह से कुछ एक जगह पे डिफरेंस भी दिखता है। तो इस चीज पे को भी फोकस करना है ना? कि वो डिफरेंस हमें अगर ना मिले तो बेहतर है, इसलिए फ्यूचर पे फोकस करो, है ना? अब फ्यूचर पे फोकस करने के बाद, अब प्रॉब्लम क्या आती है? ये चल रहा है 800, ओनली 10 मिनट्स हैं, जो भी होगा हम फिनिश कर रहे हैं यहीं पे। ये चल रहा है 800 और ये चल रहा है 45,000, यानी 10, ऑलमोस्ट 130 पॉइंट का डिफरेंस है। लास्ट सेशन में एक पॉइंट रह गया था, वो था कि हम स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करें। अब यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस आप जैसे ही देखोगे, आपको लगेगा मैं स्ट्राइक प्राइस कौन सा करूँ, यहाँ तो डिफरेंस चल रहा है। स्पेशली एक्सपायरी के दिन में, अगर वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी पे हम नहीं है, तो आपको दिक्कत आएगी कि आप इसके नजदीक में ओटीएम देख रहे हो या इसके नजदीक में ओटीएम देख रहे हैं, या इसके हम अब इसके हिसाब से आप एटी आईटीएम में जाओगे तब तो 44,900 भी आईटीएम है, तब तो ये है। तो उस जगह पे मैं आपको बता दूं कि मार्केट जो एक्सपायरी के दिन एटीएम आईटीएम ओटीएम कंसीडर करेगा, वो बैंक निफ्टी इंडेक्स के बेसिस पे करेगा, फ्यूचर बेसिस पे नहीं करेगा। लेकिन मोमेंटम कैच करने के लिए, प्रॉपर एनालिसिस के लिए, आप बैंक निफ्टी को कंसीडर करिए फ्यूचर में, ना कि इंडेक्स में। तो हम अगर इन द मनी जाना है तो 44,800 के नीचे ही जाएंगे, उसके ऊपर नहीं लेंगे स्ट्राइक प्राइस को। ठीक है, इतने सारे इंडिकेटर क्या क्या लगाया था आपने? मेरे पास सिर्फ वही है इंडिकेटर है सर, जो मैंने आपको बार बार बताया हुआ है। मेरे चार्ट में सिर्फ वी, यहाँ चेंज है कुछ? क्या? हाँ चेंज है कुछ, इतने सारे सीपीआर नहीं ये है, सब क्या? वही है, वो दोनों दोनों ही है, सिंपल मूविंग एवरेज और वीपीआई लगा हुआ है। ऐसे में क्या 20?
हाँ वही जो आपको बता चुके हैं ना, ये तो अपन पहले सेशन में वही लगा हुआ हाँ। है। बाकी ये जो तो ये सब तो ट्रेंड, मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है जरूरत के हिसाब से। हम्म। और ये चीज, ये देखो, यही आप क्लियरली देखो। कल मैंने ग्रुप में, आप लोगों ने अगर गौर किया होगा, मैंने एक मैसेज डाला था कितने बजे, 2:45 बजे के आसपास डाला था कि नहीं डाला था, कि मार्केट अब क्या बिहेव करने वाला है। अगर आप यही चीज समझ जाओ तो आप लोगों का टेंशन ही खत्म हो जाए। ये डाला है, 2:30 बजे डाल दिया था कि 2:50 से 3 तक आपका इस लेवल को क्रॉस अगर करेगा तो 3:15 तक आपको ये लेवल जरूर मिलेगा। मार्केट ने कैसे बिहेव किया था, ये स्पॉट लेवल था। ठीक है, मैंने कैलकुलेशन यहाँ से करके आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए स्पॉट लेवल डाल दिया था। ये रहा 2:30 बजे का टाइम, ये रहा अपना 755 का 790 का लेवल जो ग्रुप में डाला हुआ था, 780 790 का लेवल। मैं बी वेब के ऊपर गया तो वहां तक जाएगा। देखो, ये पूरा साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है कि वी वेब के ऊपर जाके क्लोजिंग दे रहा है तो क्या है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ से हमारी एंट्री स्टार्ट होती है, मतलब यहाँ पे हमारी एंट्री प्लानिंग होती है, यहाँ पे हमारा कंफर्मेशन एकदम कंफर्म है, और यहाँ से ब्रेकआउट तक कहाँ तक जा सकता है। तो आप एग्जैक्ट देखो ना, मैंने 2:30 बजे बोला कि 2:50 के आसपास से एक्सपेक्टेड है, इसने ब्रेकआउट 40 पे ही लिया। टारगेट 40 पे लेने के बाद 790 95 के बाद 930 तक का, और हाई कितना लिया एग्जैक्टली, 947, अपने रेंज तक ही है। तो अगर हम यही चीजें पहले से प्रिडिक्टेड रहे प्रॉपरली, तो हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो यही चीजों पे तो फोकस है। मैं बार बार बोलता हूँ कि ग्रुप में भले ही आपको ट्रेड ज्यादा ना मिले, लेकिन मार्केट लेवल तो दे रहा हूँ ना। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी क्लियर कर दिया था कि शॉर्ट होल्डिंग, शॉर्ट पोजीशंस के लिए ये देखो क्लियरली डाला हुआ है सपोर्ट रेजिस्टेंस। शॉर्ट पोजीशंस के लिए अलर्ट हो गया था कि क्या है, यहाँ पे भी वीवेब डाल दे। कौन से? हाँ जी। हेलो। हाँ वीवेब वीवेब कौन से टाइम फ्रेम में यूज देखो, करे? देखिए वी वेब का लॉजिक जो है वो एकदम क्लियर है। मैं अभी शायद आप लोगों को इंडिकेटर में एक्चुअली कंफ्यूजन आप लोगों का है। वी वेब का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम वेटेड एवरेज वेटेड प्राइस। एवरेज प्राइस। अब एक चीज बताइए, यहाँ पे ये चीज क्लियर हुआ कि एवरेज, पहली चीज तो है कि एवरेज प्राइस है। मैंने फर्स्ट सेशन में एक बहुत लॉजिकल चीज बताई थी, अगर आपको इंग्लिश के वर्ड में कंफ्यूजन नहीं है ना, तो आपको मेरे हिसाब से किसी भी चीज में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहला चीज क्या है, एवरेज प्राइस है। किस चीज का एवरेज प्राइस है, वॉल्यूम का वेट लगा के एवरेज प्राइस है। अब यानी जो चार्ट में जो भी कैंडल फॉर्म हो रहा है ना, वो हो रहा है वॉल्यूम के वॉल्यूम के वेट के साथ प्राइस को एवरेज करके शो कर रहा है। उसमें आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज कर लो, आप 1 मिनट में भी करोगे तो भी वॉल्यूम का वेट लगा के एवरेज आएगा प्राइस में। 15 मिनट करोगे, 5 मिनट करोगे, 10 मिनट करोगे, आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा, कोई भी टाइम फ्रेम करोगे आपको वो प्रॉपरली दिखेगा। अभी शायद वो एक और सर हैं जिन्होंने अब ज्वाइन नहीं किया है। मैंने यहाँ पे उस दिन उनको बताया था, क्योंकि शॉर्ट पोजीशन हमारी होल्ड थी। मैंने उनको यहाँ पे बोल दिया था कि ये 1 घंटे में टाइम फ्रेम में शॉर्ट दे दिया है, और 4 घंटे में यहाँ पे कंफर्मेशन हो गया था। मैंने बोला था अब यहाँ ये से मार्केट, मूविंग मूविंग एवरेज कितना, 20 ही बताए हैं। सिंपल मूविंग एवरेज 20 है सर। हाँ। मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, डबल मूविंग एवरेज में सभी में डिफरेंस है। सभी का जो रिजल्ट है वो डिफरेंस है, ओवरलैप नहीं, नहीं करना है सब ये सब। ऐसे में 20। ये मेरा ऐसे में 20 है। क्यों ऐसे में 20 इसलिए है क्योंकि मुझे उस जो अपनी इस स्मूथिंग लाइन जो चल रही है ना, ये ब्लैक लाइन, मुझे उसमें कोई भी एक्स्ट्रा इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। एक्सपोनेंशियल का यूज करने का मतलब क्या है, आप मार्केट में कुछ डाइवर्जेंस देना चाह रहे हैं, एक्सपोनेंशियल हाँ, चीजें ये जो उसमें लगा। आपने ये रेड रेड कलर की जो डॉटेड लाइन बनाई, वो तो मैंने चार्ट में सपोर्ट सेटिंग ले। में है, चार्ट सेटिंग है, मार्केट क्लोजिंग लाइन है वो। अच्छा। चार्ट में आप चीजें चेंज करोगे ना तो यहाँ पे आता है बार क्लोज वैल्यू वगैरह, कुछ बहुत सारी चीजें सेटिंग सेटिंग में चेंज हो जाती है। हाई एंड लो प्राइस, बिड एंड आस्क प्राइस, ओवरलैपिंग सिंबल, लास्ट प्राइस, ये सब चीजें चेंज हो जाती है। तो ये रेड है, ये कल का क्लोजिंग रेट हम्म। है ना, एक स्विंग क्लोजिंग। ट्रेडिंग। हाँ सर। हेलो। हाँ स्विंग स्विंग ट्रेडिंग में कौन से मूविंग एवरेज यूज गि- करनी चाहिए? ये ग्रीन में, और टाइम फ्रेम कौन?
स्विंग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं जो लोग, देखो वो स्विंग, कौन से? देखो एक चीज मैं बताऊं, आप लोग अलग अलग पहली चीज तो है कि अलग अलग मार्केट सेटअप के लिए अलग अलग इंडिकेटर को यूज ना करके टाइम फ्रेम का ही लॉजिक समझो। टाइम फ्रेम का लॉजिक क्या है? जितना भी टाइम फ्रेम आप यूज कर रहे हैं ना, उससे 5 से 10 गुना ज्यादा टाइम तक ही आपको अपनी पोजीशंस को होल्ड रखना है। ये चीज अपने माइंड में रख लो कि अगर आपने यहाँ पे 1 मिनट का चार्ट लिया है, तो कोशिश ये करनी है कि अगले 10 मिनट में आप अपनी पोजीशंस का क्लेरिफिकेशन कर लें। या तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लो या बुक कर लो, कुछ भी कर लो, क्योंकि आपको ये चीज यहाँ पे चार्ट में दिख रहा होगा 1 मिनट का है कि ऑलमोस्ट अगले 1 मिनट में जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आया है, अगले 5 से 10 कैंडल में प्रॉफिट के चांसेस प्रॉपर हैं। दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे ब्रेकआउट है, 2 से 3 कैंडल में खत्म, यहाँ से 5 से 7 कैंडल में खत्म, या 2 से 3 कैंडल में खत्म, यहाँ पे 7 से 8 कैंडल में खत्म। अगर यहाँ पे बड़ा ब्रेकडाउन आया है, तो आप ट्रेल करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब पांच जो टाइम फ्रेम आप ले रहे हो ना, उससे 5 से 10 तक, 10 गुना ज्यादा टाइम ड्यूरेशन तक आप अपनी पोजिशन को मैनेज करो। तो 1 मिनट के लिए 10 मिनट मैक्सिमम हो गया, 5 मिनट के लिए आपका ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे से 1 घंटा मैक्सिमम हो गया। इसी तरीके से हम स्विंग के लिए जब जैसे ही आए, तो हमने 1 घंटे का टाइम फ्रेम लिया। 1 घंटे का ज्यादा कितना हुआ? 5 से 10 गुना, 5 घंटे से 10 घंटे, यानी कि वो डे वाइज कितना चला गया? 1 से 2 दिन तक, है ना? तो वो आपका स्विंग में आ गया। इसी चीज को और 4 घंटे को बढ़ा दोगे, तो आपका ये स्विंग प्लस शॉर्ट टर्म में काम कर देगा। सिर्फ टाइम फ्रेम के महंगाई लॉजिक को समझो। प्रमाणे કેટલી વિતરણ છે? सर गुजराती नहीं समझ में आएगी 100 मेरे टका को। બંને 100 ટકા। ठीक है, तो टाइम फ्रेम के लॉजिक के समझो आप। इंडिकेटर या मार्केट सेटअप अलग अलग करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइंस है ना, ये हर टाइम फ्रेम में है। अगर ट्रेंड लाइन मैंने मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग बनाया है, तो हर जगह काम करेगा। ये देख लो आप, जो 4 घंटे में लगाया था, तो भी ये ट्रेंड लाइन उसी तरीके से मेरे लिए वर्क कर रहा है। इसी को जब मैं 1 घंटे में कर रहा हूँ, तब भी आपको वहां पे सेटअप में हेल्प मिलेगी। देखो, उसी को हम और छोटे टाइम फ्रेम में ले आएंगे, तब भी वो ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं हेल्प कर रही है। तो सेटअप में और लॉजिक में, सॉरी, सेटअप में और मेथड में चेंज नहीं लाना है, सिर्फ लॉजिक में चेंज लाना है। आपको यही चीज 1 डे में भी दिख जाएगी, यही चीज 1 वीक में भी दिख जाएगी, जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए भी काम आएगा। तो इसी को फोकस करोगे तो आप आराम से, आपका काम बन जाएगा। सिर्फ आपको क्या समझना है? लॉजिक और साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट, और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी फिर मैं हूँ ही, आप लोग जितना कोशिश होगा सब करेंगे कंप्लीट। ये अपन ने टॉपिक लिए हैं, नेक्स्ट टाइम से अब हम यहीं से शुरू करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक अभी मेरे हिसाब से जो 2-3 सेशन हुए, उसमें ऑप्शंस को काफी इतना तो कर लिया है आप लोग के लिए कि आप लोग वर्किंग कर सकते हैं। बाकी हम यहीं से चालू करेंगे, आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। हर एक चीज आपको पता होना चाहिए।